सो हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 10 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। अब हम फिर से अपने एमसीक्यू क्लासेस स्टार्ट करते हैं और इसमें हमने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं और आगे भी 4 क्वेश्चन और इसमें आपको बताने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप आईटीआई के सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हों, उसमें भी हेल्प करेंगे और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का जो एमसीक्यू क्लास है वो स्टार्ट है। और हर क्लास में आपको 10 क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं फ्यूचर में अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जाम में, वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रेरित मोटर की समकालिक चाल इंगित करती है। समकालिक चाल मतलब सिंक्रोनस चाल। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट है रोटर, सेकंड आर्मेचर, थर्ड घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र और चौथा है नाम प्लेट पर चिन्हित निशान। तो देखिए, नेम प्लेट पर चिन्हित निशान उस मोटर की रोटर की गति को इंडिकेट करती है। मतलब पहला चौथा ऑप्शन और रोटर वाला ऑप्शन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब सेम है, ये दोनों का तात्पर्य एक ही है। नेक्स्ट है आर्मेचर। तो आर्मेचर जो है वो प्रेरित मोटर में होता ही नहीं है। आर्मेचर वाला जो पार्ट है वो डीसी मशीन में होता है, इंडक्शन मोटर में ये पार्ट होता ही नहीं है। तो इंडक्शन मोटर में, प्रेरित मोटर में क्या होता है, आपका एक स्टेटर होता है इस तरीके से, जहां पे आपकी बाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग, जिसको हम मेन बाइंडिंग कहते हैं, और एक रोटर होता है। तो जो रोटर होता है वो उसकी गति, मतलब जो चलती है उसको इंडिकेट करता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र, जो स्टेटर पे बाइंडिंग होती है, वो उसके घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा होती है, और उसी को हम सिंक्रोनस स्पीड या समकालिक चाल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो गति होती है उसको हम समकालिक चाल के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य प्रयोग हेतु एलईडी की अग्रिम वोल्टता क्या होती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम एलईडी के बारे में जानते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब इसकी हम यदि अग्रिम वोल्टता के बारे में बात करें तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो आपको एक तरीके से याद करने होते हैं। तो क्या 1.0 से 3.0 वोल्ट होती है, 1.5 से 3.0 वोल्ट होती है, 1.1 से 3.0 वोल्ट होती है, या 1.5 से 3.0 वोल्ट होती है। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, 1.5 से 3.0 वोल्ट एलईडी की अग्रिम वोल्टता होती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप का ज्वलन वोल्टेज, मतलब जब ये ज्वलन वोल्टेज बदलता है। देखिए, जब भी कोई इक्विपमेंट यूज होता है तो उसका समय समय पर वोल्टेज डिफरेंस होता है। कैसे हो सकता है, उस इक्विपमेंट किस समय पे किस एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, तो या लोड के ऊपर भी निर्भर करता है। तो वहां पे इसका जो वोल्टेज है वो वेरी करता है। तो कितनी लिमिट तक वेरी करता है वो आपको याद रखना है, ये भी फैक्ट वाले क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 400 से 600 वोल्ट, ऑप्शन बी है 400 से 550 वोल्ट, ऑप्शन सी 400 से 500 वोल्ट और ऑप्शन डी 400 से 450 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर आप याद रख लीजिएगा, 400 से 600 वोल्ट तक जो सोडियम वेपर लैंप है उसका ज्वलन वोल्टेज बदलता रहता है, मतलब यहां से मतलब वेरी करता रहता है 400 से 600 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग की जाती है। देखिए, डीसी जनरेटर में दो तरीके से बाइंडिंग हो जाती है डीसी मशीनों में, एक लैप बाइंडिंग और एक होती है वेव बाइंडिंग। क्या होती है, एक होती है वेव बाइंडिंग और एक होती है लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, ये है लैप। लैप में ए बराबर पी होता है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। मींस यदि हमने पोल 4 लिए हैं तो पैरेलल पाथ भी क्या होंगे, 4 होंगे। किसमें, लैप बाइंडिंग में। अब फॉर एग्जांपल हमने 4 पाथ हुए, ये इस तरीके से समांतर पथों की संख्या कितनी हो गई है लैप बाइंडिंग में, 4। अब आप बताइए, यदि समांतर पथों की संख्या 4 होगी लैप बाइंडिंग में, तो आप बताओ टोटल प्रतिरोध क्या होगा, टोटल प्रतिरोध कम होगा कंपेरेटिव टू। यदि एक चीज और इसको याद कर, नोट डाउन कर लीजिए कि जो लैप बाइंडिंग है वो एक समांतर बाइंडिंग के समान होती है, और जो वेव बाइंडिंग होती है वो एक सीरीज बाइंडिंग के समान होती है। अब आपको पता होगा कि यदि सेम वैल्यू के प्रतिरोध को हम श्रेणी में जोड़ दें तो टोटल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और सेम वैल्यू के प्रतिरोध को यदि हम समांतर में जोड़ दें तो टोटल प्रतिरोध घट जाएगा। तो जो लैप बाइंडिंग में एक समांतर बाइंडिंग के समान है, तो टोटल प्रतिरोध हमें क्या मिलेगा, आर कम मिलेगा, आर हमें कम मिलेगा। तो धारा आई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा होगी। तो सबसे मेन चीज आई हमें
कि लैप बाइंडिंग में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम या उच्च होता है। चूंकि शक्ति कांस्टेंट रहेगी तो उसमें भी का जो मान है वो कम हो जाएगा। तो लैप बाइंडिंग में अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कि जहां पे धारा उच्च हो वोल्टेज निम्न हो। तो ऑप्शन ए है निम्न वोल्टता निम्न धारा, नहीं। उच्च वोल्टता उच्च धारा, हाँ उच्च धारा है, लेकिन वोल्टता निम्न होनी चाहिए ना कि उच्च। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, निम्न वोल्टता उच्च धारा। याद रख लीजिएगा कि जो मशीनों डीसी मशीन होती है उसमें लैप बाइंडिंग एक समांतर बाइंडिंग के समान होती है। समांतर में आपको पता है प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कम होता है तो धारा उच्च होती है। तो लैप बाइंडिंग उच्च धारा और निम्न वोल्टता के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्यूजिंग फैक्टर है। तो फ्यूजिंग फैक्टर का आपका ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यूनतम यूजिंग धारा बटे रेटेड धारा, ये फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, कई स्टूडेंट को याद होगा या कई स्टूडेंट यदि एग्जाम में पहली बार इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो अधिकतर स्टूडेंट अधिकतम यूजिंग धारा बटे रेटेड धारा को लगा के आएंगे। तो अभी से इसको याद रख लीजिएगा कि फ्यूजिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूनतम फ्यूजिंग धारा यूजिंग धारा बटे रेटेड धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका कार्बन है। लेकिन चूंकि लिथियम सेल है तो अधिकतर स्टूडेंट इस लिथियम को टिक करेंगे, तो ये गलती आप नहीं करना। लिथियम सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में हम कार्बन सामग्री का उपयोग करते हैं, ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु शक्ति केंद्र में शक्ति का उत्पादन किस समानुपात में होता है। ऑप्शन है विखंडन अभिक्रिया होने की दर के, विखंडन अभिक्रिया होने की दर के वर्ग के बराबर, या विखंडन अभिक्रिया होने की दर के वर्गमूल के बराबर, या नन ऑफ दिस। तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपने कभी ना पढ़े होंगे और यदि एग्जाम में एकाएक से आ जाएं तो जो ज्यादा होशियार बच्चे हैं वो इसको ज्यादा गलत कर देंगे, या तो वो वर्ग दर के वर्ग के इक्वल लगाएंगे या वर्गमूल के इक्वल लगाएंगे। लेकिन इसका सही आंसर है कि जो परमाणु शक्ति केंद्र है उसमें जो शक्ति का उत्पादन है वो विखंडन अभिक्रिया होने की दर के ही समानुपात में होते हैं, ना ही दर के वर्ग के और ना ही वर्गमूल के। मतलब सिंपल सा इसका आंसर होगा कि जो विखंडन अभिक्रिया है उसी की दर के इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक सब सर्किट पर लोड अधिकतम होता है 750 वाट, 1000 वाट, 800 वाट या 600 वाट। तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक सब सर्किट में 800 वाट का लोड होता है। इसमें मिनिमम जो अधिकतम पावर पॉइंट आपके 2 हो सकते हैं, और लाइट एंड फैन जो पॉइंट है वो आपके, इसमें हम लाइट एंड फैन लिखेंगे, लाइट एंड फैन वो होते हैं आपके 10। तो 10 पॉइंट या तो आपके लाइट या फैन के हो सकते हैं या फिर पावर पॉइंट के रूप में 2 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम है, तो 50 किलोमीटर लंबी केबल का प्रतिरोध क्या होगा। जनरली हमें प्रतिरोध बराबर आर का फॉर्मूला पता है, रो एल अपॉन ए, लेकिन ये फॉर्मूला इंसुलेशन प्रतिरोध पर अप्लाई नहीं होगा। इंसुलेशन प्रतिरोध मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है केबल की लंबाई के। मींस यदि लंबाई केबल की लंबाई ज्यादा होगी तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होगा, और यदि उस केबल की लंबाई कम होगी तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब जैसे 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है, तो आपसे 50 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये व्युत्क्रमानुपात वाला सिस्टम है। तो 10/50 इसको ही हम सोल्व कर देंगे तो ये आएगा 0.2 मेगा ओम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0.2 मेगा ओम। क्योंकि हमने 10/50 क्यों किया, 10 की वैल्यू 1 थी, 50 चूंकि व्युत्क्रमानुपात का सिस्टम है तो 10 में हम 50 का भाग देंगे, 0.2 टाइम्स जाएगा। चूंकि 10 किलोमीटर लंबी केबल का प्रतिरोध 1 मेगा ओम था, तो 50 किलोमीटर लंबी केबल का प्रतिरोध 0.2 मेगा ओम होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक स्थायी साइन वेव किस ऑसिलेटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कोलपिट ऑसिलेटर, ऑप्शन नंबर बी हार्टले ऑसिलेटर, ऑप्शन नंबर सी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो आपको पता हो कि जो कोलपिट ऑसिलेटर का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें स्थायी साइन वेव नहीं होती है। इस दोष को दूर करने के लिए कोलपिट में हम क्लैप ऑसिलेटर का यूज करते हैं, तो ये वाला आंसर तो नहीं होने वाला। हार्टले ऑसिलेटर है, इसका भी यूज इसमें भी मतलब स्थायी साइन वेव आपको नहीं मिलती है। बाकी यानी हम क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात करें तो ये भी नहीं, ओवरऑल अल्टीमेटली फेज शिफ्ट ऐसा ऑसिलेटर है जिसमें आपको स्थायी साइन वेव देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो गया फेज शिफ्ट ऑसिलेटर।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके टॉप 10 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये हमने आपको बताए, और अधिकतर क्वेश्चन हमने ऐसे बताए जो फैक्ट बेस्ड हैं, जो आपको हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट फर्स्ट टाइम उनका सामना करे, तो उस स्थिति में आप ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओ। और ऐसे ही हम कुछ अलग से वन लाइनर या इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।